क्या आप भी 2026 के बोर्ड पेपर में टॉपर बनना चाहते हो या आप गृह विज्ञान में 70 में 70 नंबर प्राप्त करना चाहते हो? अगर हाँ तो आइए इस मॉडल पेपर के जरिए आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गृह विज्ञान का पेपर आप इस प्रकार से देख सकते हो, पूरा अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। याद करने की चिंता मत करिएगा, मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगा। और यहाँ पे जो आपका निर्देश दिया गया है वो 1 से लेकर 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक खंड में जो है आपके 5 क्वेश्चन होंगे, यानी 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना होगा। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन ही करते हैं, फिर इसके बाद अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। बहुविकल्पीय प्रश्न आप सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा इसके लिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन पर नजर डालते हैं और सिंपल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा है कि कार्य क्या है? कार्य है, गतिविधि है, प्रतिक्रिया है या फिर प्रयास है, या इनमें से सभी। आपको छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं, पहले ही आपको आगे चलकर काम देगा, ठीक है। ट्रिक ये है कि गृह विज्ञान में 99% गृह विज्ञान में क्या अन्य सब्जेक्ट में भी ऐसा होता है, 99% अगर डी वाला ऑप्शन ये आपका ये सभी दिखाई दे या उपरोक्त में से सभी लिखा हो तो समझ लीजिए कि 99% में डी वाला ऑप्शन सही होता है। 1% कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन 99% डी वाला ऑप्शन अगर ये सभी लिखा है या उपरोक्त सभी लिखा है तो ये सही माना जाता है। तो आप बस टिक कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। बस ये हो चुका है। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। पहले का खा यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता का लक्षण नहीं है? उद्यमिता का मतलब ये होता है कि इसमें उद्यम शब्द है, ठीक है, उद्यम। अब इसी उद्यम से उद्यमिता बना है, ठीक है। उद्यम का मतलब होता है कि वह व्यक्ति या वह समुदाय या वह गुट जो लाभ और हानि का जोखिम उठाता हो उसे उद्यम कहा जाता है। अब यहाँ पे आइए समझते हैं ऑप्शन में क्या कहा गया है। लक्षण पूछा गया है, तो कड़ी मेहनत करके करने की इच्छा, क्या ये उद्यमिता का लक्षण है? हाँ भाई, बड़ी ये लक्षण है, क्योंकि जो कड़ी मेहनत करता है वही तो लाभ और हानि का जोखिम उठाता है, वही तो व्यापार बिजनेस करता है। उद्यम का मतलब बिजनेस, व्यापार करना, और व्यापार में लाभ हानि होता रहता है। तो वही यहाँ पे समझना है। तो कड़ी मेहनत करके करने की इच्छा जो है, जो कोई भी उद्यम हो वो कड़ी मेहनत करता है, ठीक है। इसमें पॉइंट सही रहेगा, लेकिन इसमें नहीं पूछा है तो मैं नहीं बताना है। कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाना, ये भी इसमें बात सही है कि कर्मचारी जो होते हैं उनकी उत्पादकता को बढ़ाता है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें ये है कि चोट या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करना। अब यहाँ पे जो चोट या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं इसको कम करना ये उद्यमिता का लक्षण नहीं माना जाता है। तो इसमें यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आ जाते हैं गा नंबर क्वेश्चन पर। गा, अब यहाँ पे गा देखते हैं। अल्प पोषण का कारण क्या है? अल्प पोषण का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने जो ट्रिक बताया था वो ट्रिक काम कर जाएगा। आप यहाँ देख लीजिए, इनमें से सभी लिखा है। तो अल्प पोषण का मतलब ये है कि भैया अशिक्षित होना, आर्थिक स्थिति जो है सही नहीं होना, शिशु का देखभाल का अभाव होना, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे घा, रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो ये सभी जवाब पता होगा। रतौंधी नामक कमी जो है विटामिन ए से, विटामिन सी से, विटामिन के से, विटामिन बी से। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है? खाद्य प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में बताना है। तो वही ट्रिक आपको फॉलो कर लेना है। इनमें से सभी लिखा हुआ है यहाँ पे, बस आप टिक कर दिए, काम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। 2 का यहाँ पे देखिए, शैशवा अवस्था किसे कहा जाता है? शैशवा अवस्था क्या होती है? तो शैशवा अवस्था कितने वर्ष के बच्चों को शैशवा अवस्था में रखा जाता है? तो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को क्या शैशवावस्था कहते हैं? जन्म से लेकर 6 महीने, जन्म से लेकर 5 वर्ष या 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के रूप में माने जाते हैं। तो यहाँ पे जन्म से लेकर जो 2 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको शैशवावस्था में रखा जाता है, शैशवावस्था कहलाती है उनकी, ठीक है। तो उसमें पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन संवेदनशील नहीं है? निम्न में से कौन संवेदनशील नहीं है? तो संवेदनशील नहीं है मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई बच्चे
हैं, राजनीतिक दल हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी संवेदनशील होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, वृद्ध भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो राजनीतिक दल है ये संवेदनशील नहीं, क्योंकि पार्टी का नाम है, कोई दल है, कोई एक पार्टी है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे दूसरा वाला सही हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है बाल अपराधी किसे कहा जाता है। तो बाल अपराधी किसे कहा जाता है वही ट्रिक लगा लीजिए, यहाँ पे बाल अपराधी आपको समझ में आ जाएगा। इनमें से सभी को कहा जाता है कि ये बात सत्य है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। विद्यालय ना जाने वाले बच्चे को बाल अपराधी कहते हैं, कि ये बात सत्य है। आगे है यहाँ पे बड़ों की बात ना मानने वाले बच्चों को बाल अपराधी कहते हैं। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को जो है बाल अपराधी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए छोटा सा ये कन्फ्यूजन है कि मैंने भी आपको बताया कि 1% डाउट हो सकता है कि कभी कभी सही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है बाल अपराधी। अगर विद्यालय ना जाता है, कोई बच्चा नहीं जाता है तो अपराध नहीं करता है, ठीक है, वो अपराध नहीं करता, तो इसमें ये तो नहीं होगा, ठीक है। बड़ों की बात ना मानने वाला ये भी अपराध नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कानून का जो उल्लंघन करता है उस बच्चे को जो है बाल अपराधी कहा जाता है। मतलब किसी को कानून का उल्लंघन करे, किसी को मार देता है, किसी को पीट देता है, किसी को कुछ बोलता है, किसी को या कुछ करता है, तो वो बाल अपराधी के रूप में जाना जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका इसमें ये वाला थर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है पूछा है। प्राथमिक रंग नहीं है पूछा है, तो नीला, लाल, हरा, पीला, इसमें कौन सा प्राथमिक रंग होगा आप कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन कमेंट करके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब जरूर आप लोग लिखेंगे कमेंट में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। फैशन डिजाइन एवं व्यापार का मिश्रण होता है। तो फैशन डिजाइन व्यापार का मिश्रण होता है। धन डिजाइन एवं विक्रय का, नियोजन क्रय विक्रय का, डिजाइन नियोजन और क्रय विक्रय का, इनमें से सभी, इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि इनमें से सिल्क के कपड़े के क्या गुण होते हैं। जो सिल्क का कपड़ा होता है उसके क्या गुण होते हैं ये आपको बताना है। तो क्या सिल्क कपड़ा पतला होता है, आगे ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे देखते थे। तो यहाँ पे मुलायम होता है, चमकदार होता है, ये इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं ख नंबर क्वेश्चन पर। तीसरे का ख कह रहा है परिधान मतलब वस्त्र की डिजाइन करने वाले स्त्री को क्या कहते हैं। जो परिधान यानी वस्त्र होता है उसको डिजाइन करने वाले स्त्री को क्या कहते हैं। यहाँ पूरा शुद्ध हिंदी लिखा है, ठीक है, शुद्ध हिंदी लिखा है। इसमें कुटुअर कहते हैं या कुटीरियरे कहते हैं या डिजाइनर कहते हैं या स्त्री कुटुअर कहते हैं, इसमें से क्या कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। इसमें कुटुरियरे के नाम से जाना जाता है, शुद्ध हिंदी पूरा लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। निम्न में से कौन अतिथि उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अतिथि जो उद्योग होते हैं इससे संबंधित नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसमें देखते हैं। भोजन तथा पेय सेवा, अतिथि सत्कार एवं मनोरंजन सेवा, अतिथि के परिधान की व्यवस्था, या फिर इसमें पर्यटन। तो इसमें ये भोजन पेय की व्यवस्था तो होती है भाई, जलपान तो कराते ही हैं जब कोई अतिथि आता है। अतिथि का सत्कार भी करते हैं, मनोरंजन भी किया जाता है। अतिथि के परिधान उसके वस्त्र की व्यवस्था नहीं की जाती है, ये यहाँ पे आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पर्यटन की भी सुविधा होती है लेकिन परिधान यानी वस्त्र की सुविधा नहीं दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन अतिथि चक्र की अवस्थाओं में शामिल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अतिथि चक्र की अवस्थाओं में शामिल नहीं है। आगमन शामिल है, कमरे का स्वाधिकार ये भी शामिल है, मनोरंजन, प्रस्थान, मनोरंजन इसमें शामिल नहीं है, प्रस्थान इसमें जो है आपका शामिल होता है, क्योंकि अतिथि आए हैं तो जाएंगे भी, और कमरे में जिस कमरे में रहेंगे भाई उनका अधिकार भी उस दिन रहेगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर इसमें आपका मनोरंजन हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता की समस्या से संबंधित नहीं है। उपभोक्ता की समस्या से संबंधित नहीं है, तो उचित कीमत क्या उपभोक्ता से संबंधित नहीं है, संबंधित है ये। वस्तुओं की जीवन भर गारंटी, ये भाई जीवन भर गारंटी कोई लेता किसी चीज का, नहीं लेता, तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का जीवन भर गारंटी नहीं होती, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। संदेश कैसा होना चाहिए। जब आप मैसेज भेजते हो, लेटर किसी को लिखते हो तो कैसा होना चाहिए। सिंपल सी बात है, सुस्पष्ट होना चाहिए, लघु यानी छोटा होना चाहिए, निरर्थक होना चाहिए, मतलब इसमें भाई कोई अर्थ ना निकले,
अपूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो सभी का जवाब होगा सुस्पष्ट होना चाहिए। आप किसी को लेटर भेज रहे हो, किसी को पत्र लिख रहे हो, तो उसमें कुछ भाई संदेश जो दे रहे हैं उसमें कुछ अच्छा लिखा होना चाहिए, स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि भाई क्या बताना चाह रहे हैं आप। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या है? जो प्रचार आते हैं, जो ऐड आते हैं टीवी पे, मोबाइल पे, ठीक है, जो ऐड आते हैं वो विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या होता है? विज्ञापन देने का उद्देश्य ये होता है कि कोई भी अगर दुकान खुला है, कहीं भी कोई चीज़ उद्घाटन हो रहा है तो उसकी जानकारी सब तक पहुंच जाए। ठीक है, खर्चा करना, बचत करना, अभिनय करना ये नहीं आएगा, जानकारी देना विज्ञापन का सबसे बड़ा उद्देश्य माना जाता है। क्योंकि जब कोई किसी चीज़ की प्रचार आती है, विज्ञापन आता है, तो लोग उसके बारे में जान लेते हैं, जान जाते हैं, फिर उसके बाद सामान का परचेस करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंपर्क के प्रकार क्या हैं? तो जनसंपर्क जो प्रकार हैं वो क्या है? तो इसमें जनसंपर्क नीति ये भी सही होता है, प्रचार करना, संबंध बनाना, इनमें से सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे निम्न में से कौन श्रवण कौशल का एक भाग नहीं है? श्रवण कौशल का भाग का मतलब होता है श्रवण मतलब सुनना। ठीक है, श्रवण कौशल का भाग नहीं है, तो यहाँ पे रूपरेखा, समझना, प्रतिक्रिया या फिर सुनना नहीं पूछा है। तो यहाँ पे जो रूपरेखा होती है वो आपका यहाँ पे रूपरेखा भाई उसको कोई सुन सकता है, नहीं सुन सकता है। ठीक है, जैसे आप किसी को समझाना है, तो आप जब समझाना चाहते हो किसी को, तो आप उसे कुछ बताना चाह रहे हो, तो सुनेगा तभी तो समझ पाएगा, सिंपल सी बात है। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का मतलब ये है कि आपको जो है किसी ने मदद किया, ठीक है, और आपकी जो प्रतिक्रिया है, आपने थैंक यू कहा या फिर कुछ भी कहा, तो जो आपने कहा वो श्रवण कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। वो सुनेगा तो वो भाई प्रतिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, सुनना, नाम से स्पष्ट सुनना लिखा गया है यहाँ पे, तो उसमें राइट आंसर आपका रूपरेखा हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, ऊन और ऊनी वस्त्रों पर कौन सा मानवकृत चिन्ह अंकित किया जाता है? जो ऊन के वस्त्र होते हैं उस पर कौन सा हॉलमार्क लगता है, कौन सा जो है मतलब कौन सा मुहर लगता है? तो इसमें ऊल मार्क लगता है, सिल्क मार्क या हॉल मार्क या फिर एग मार्क। तो जो ऊनी कपड़े होते हैं वो ऊल मार्क होते हैं। ठीक है, इसमें राइट आंसर ऊल मार्क हो जाएगा। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, और ये जो है आप यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि जब आप पीडीएफ के रूप में इसे पाएँ तो आंसर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएँ। चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो यहाँ पे आए हैं वो अतलघुत्री क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। अतलघुत्री कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, अच्छे से देख लीजिए, इसका उत्तर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ पे उत्तर की जो है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नौकरी और आजीविका के रूप में, कार्य के रूप में बताना है। तो नौकरी और आजीविका जो है होती क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए नौकरी के बारे में, जब काम किसी संस्था में वेतन के बदले किया जाए तो नौकरी कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है, जब कोई काम करता है उसे वेतन प्राप्त होता है तो नौकरी कहलाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जब काम से जीवन यापन का साधन मिले तो वह जीविका कहलाती है। मतलब ये है कि काम से जीवन यापन का साधन का मतलब ये है कि कोई आप काम कर रहे हो और उस काम से जो है आपका जीवन चलता है। ठीक है, उस काम से आपका जीवन चलता है, यानी जीविका चलती है, तो वो आपका जीविका कहलाता है। सिंपल सी बात ये है कि पहले लोग, प्राचीन समय में देखा जाए तो लोग जो है वन से फल फूल लकड़ियाँ प्राप्त करते थे जिससे उनका जीवन यापन चलता था। कृषि लोग करते हैं जिससे उनका जीवन यापन चलता है। अब तो बड़े पैमाने पर लोग कृषि करने लगे हैं, मतलब बड़े पैमाने पर भाई जिनके पास खेती हो बड़े पैमाने पर कृषि करने लगे हैं। तो जीविका का मतलब यही है कि अपने जीवन यापन के लिए जो साधन मिलता है उसे जीविका कहते हैं, और जो हमें वेतन मिलता है उसे नौकरी कहते हैं, सिंपल। ठीक है, आगे है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के 2 परंपरागत व्यवसाय बताइए। परंपरागत मतलब जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। खेती तो सबसे पहले ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसमें आप कृषि ले सकते हैं। कृषि जो है ये प्राचीन काल से चली आ रही है। और हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का मतलब ये होता है कि जो हाथ से कढ़ाई बुनाई करते हैं वो आपका इसमें प्राचीन काल से ये भी चली आ रही है। तो 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोषण का अर्थ क्या है? पोषण का मतलब क्या होता है?
शरीर को आवश्यक ऊर्जा, विटामिन और तत्व प्राप्त करना पोषण कहलाता है। यानी जो आप उपभोग करते हो, जो भी वस्तु का सेवन करते हो आप, उससे आपको कितनी ऊर्जा मिले, कितना विटामिन मिला, कौन से उसमें तत्व आपको प्राप्त हुए, वो सब पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो सिंपल भाषा में ले सकते हैं कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, विटामिन और तत्व प्राप्त करने के लिए है, जो भी हमें जो उपभोग करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे खाद्य विज्ञान क्या होता है, खाद्य विज्ञान किसे कहते हैं, तो देखिए खाद्य पदार्थों की संरचना, गुण, तैयारी और संरक्षण का अध्ययन ही खाद्य विज्ञान कहलाता है। यानी खाद्य विज्ञान मतलब खाद्य मतलब जो हम चीज़ भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो इस प्रकार से उस विज्ञान के नज़र से देखा गया है कि उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, उसका संरक्षण कैसे करना है कि खराब वगैरह ना हो, ये सब अध्ययन खाद्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परिवार का महत्व क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। परिवार का बहुत महत्व है, जीवन में कोई महत्व नहीं है, बहुत महत्व है भैया। परिवार से सुरक्षा, प्यार, सहयोग, मूल्य सिखाता है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। परिवार हमें क्या सिखाता है, परिवार हमें अच्छे संस्कार सिखाता है। तो यहाँ पे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि परिवार हमें अच्छे संस्कार सिखाता है। परिवार हमें सहयोग की भावना सिखाता है, ठीक है, आपसी में सहयोग की भावना सिखाता है। परिवार हमें अच्छा व्यवहार सिखाता है। परिवार हमें जो है जीवन जीना सिखाता है। इस प्रकार से लिख सकते हो, परिवार का बहुत महत्व है जिंदगी में। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिवस देखभाल केंद्र क्या होता है। दिवस देखभाल केंद्र की बात करें तो वह स्थान जहां छोटे बच्चे को दिन भर देखभाल की जाती है उसे दिवस देखभाल केंद्र कहते हैं। डे केयर सेंटर का मतलब ये होता है जहाँ पे एक दिन जैसे आंगनबाड़ी होते हैं, वहाँ बच्चे जाते हैं, खेलते हैं, खाते पीते हैं, फिर चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिवस देखभाल केंद्र हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेखा के प्रकार बताइए। तो रेखा जिसे मैंने आज तक नहीं देखा, आइए जानते हैं वो कौन सी है रेखा। यहाँ पे अगर बात करें रेखा की तो सीधी रेखा, वक्र रेखा, तिरछी रेखा, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इस प्रकार से कई सारी रेखाएं हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेखा बताई गई है वो अलग रेखा है और किसी का नाम हो वो अलग रेखा है। ठीक है, सीधी रेखा का मतलब सीधी, ये सीधी रेखा खींची गई है। वक्र रेखा, वक्र का मतलब भैया जो है जैसे ऐसे वक्र का टाइप का होता है या फिर ऐसे होता है, ठीक है, वक्र टाइप का हो गया। तिरछी रेखा, ये भाई तिरछी रेखा हो गई। ठीक है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा मतलब कि जो है इस प्रकार से क्षैतिज रेखा हो गई। और ऊर्ध्वाधर रेखा इस प्रकार से, ये जो है लंबवत जो होता है उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। द्वितीयक रंग जो है, ये द्वितीयक रंग जो है आपको बताना है। तो द्वितीयक रंग, दो प्राथमिक रंग को मिलाकर जो रंग बनते हैं उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। तो द्वितीयक जो रंग होता है वो हरा, नारंगी, बैंगनी होता है। ठीक है, तो दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर जो रंग बनते हैं उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अतिथि देवो भव का अर्थ क्या है। अतिथि देवो भव का अर्थ होता है कि अतिथि को देवता के रूप में सम्मान देना, और अतिथि देवो भव कहलाता है। ठीक है, मतलब अतिथि को देवता के रूप में सम्मान देना, वो सम्मान देवता के रूप में उसे सम्मान देना ही अतिथि देवो भव कहलाता है। ठीक है, आगे है, अतिथि चक्र की 2 अवस्थाएं बताइए। एक तो अतिथि आएंगे, दोबारा जाएंगे, तो आएंगे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आगमन और प्रस्थान आप लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है, विकास का अर्थ क्या है। विकास किसे कहते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए विकास अगर हम जो है ऐसे सिंपल भाषा में समझें तो यहाँ पे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से लगातार बढ़ने की प्रक्रिया को विकास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, आपका शारीरिक और मानसिक और सामाजिक विकास हो रहा है तो वो जो लगातार वृद्धि हो रही है उसी को विकास कहा जाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे नेक्स्ट है संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। संप्रेषण को कम्युनिकेशन या फिर सूचना भी कह सकते हैं। पूरा शुद्ध हिंदी लिखा है संप्रेषण, सूचना भी कह सकते हैं कम्युनिकेशन। विचारों या संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। जैसे अगर आप
फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो, तो फ़ोन पे बात कर रहे हो तो क्या है, सूचना है, अपनी बातों को किसी दूसरे तक पहुँचा रहे हो। आप किसी से बात कर रहे हो फ़ोन पर, ठीक है, और आप किसी से बात कर रहे हो फ़ोन पे, तो अपनी बातों को उस तक पहुँचा रहे हो। तो जो बातों को पहुँचा रहे हो वही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है, वही सूचना कहलाता है। और जिसके माध्यम से पहुँचा रहे हो, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन क्या हो जाएगा, संप्रेषण यानी सूचना का साधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की, जिसका उत्तर लिखने के बाद आपको 4 नंबर मिलेगा। तो आइए फटाफट नजर डालते हैं, कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए इनको भी आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और लिखा है यहाँ पे सूचना और संचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले सूचना के बारे में लिखेंगे, फिर संचार के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो सूचना देखिए, इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, सूचना यह तथ्य या संदेश है जिन्हें हम प्राप्त करते हैं। सूचना का मतलब ये है कि अभी मैंने आपको बताया है कि अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, और जब आप कोई चीज़ सूचना प्राप्त करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कहा, ठीक है, आपको किसी ने कुछ कहा तो आपके पास सूचना आया। ठीक है, जो सूचना आया, जो इन्फॉर्मेशन आया, जो भी तथ्य आपके पास है वो क्या है, जो भी संदेश आया वो आपके पास सूचना हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संचार क्या है, कम्युनिकेशन, यानी सूचना और संचार में दोनों में अंतर है। ठीक है, सूचना यानी इन्फॉर्मेशन है और संचार यानी कम्युनिकेशन है। तो सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, संचार कहलाता है। जैसे मोबाइल, टीवी, इंटरनेट द्वारा सूचना तुरंत पहुंच जाती है। अब यहाँ पे जो सूचना है, संचार है, दोनों आराम से समझ सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे नैदानिक पोषण के बारे में बात करें। नैदानिक पोषण, ठीक है, देखिए नैदानिक पोषण क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैदानिक पोषण वह पोषण है जिसका उपयोग बीमार व्यक्तियों के इलाज में किया जाता है। यह अस्पतालों, क्लिनिकों में डॉक्टर और आहार विशेषज्ञ द्वारा दिया जाता है। इसमें ध्यान दिया जाने वाला कुछ बात यहाँ पे बताया गया है। तो नैदानिक पोषण को अगर एक लाइन में आपको समझना है तो बस आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, ठीक है, उस बीमार व्यक्ति को खाने पीने में किस प्रकार से उनको खाना दिया जाए, किस प्रकार से भोजन दिया जाए। ठीक है, कहते हैं पतली खिचड़ी देना चाहिए, दलिया देना चाहिए। तो जो आप नैदानिक यानी जो बीमार व्यक्ति है, ठीक है, उसको दिनचर्या के उसको ठीक करने के लिए उसका जो पोषण होता है, ठीक है, वही आपका नैदानिक पोषण के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे कुछ विशेष ध्यान देने वाली बात कही गई है कि रोगों जो रोग होते हैं उसके अनुसार डाइट पे लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे कि काला नमक कुछ लोग खाते हैं, कम नमक खाते हैं और कम चीनी खाते हैं। ठीक है, जैसे शुगर वगैरह होगा, डायबिटीज हो गया, तो कम चीनी खाने कहते हैं। ठीक है, अधिक प्रोटीन मात्रा में जो है लेने की बात कही जाती है जो कुपोषण वाले मरीज होते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मधुमेह मरीज को शुगर फ्री डाइट देना, ये जो है यहाँ पे जो है कहलाता है। पीलिया में हल्का आसानी से जो है पचने वाला भोजन जो है देने की बात कही जाती है। तो ये सब क्या है, नैदानिक पोषण के अंतर्गत आते हैं। 5 आपको यहाँ पे 4 नंबर मिलेगा, इसलिए आपको इस प्रकार से पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है बाल केंद्रित उपागम क्या होते हैं। उपागम का मतलब होता है अप्रोच यानी होता है स्रोत का मतलब होता है साधन। ठीक है, साधन कह सकते हैं, यानी बाल केंद्रित के ऐसे कौन कौन से साधन हैं जहां बच्चों को देखभाल की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो देखिए, बाल केंद्रित उपागम वह तरीका है जिसमें शिक्षा और देखभाल का केंद्र बच्चा होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे है, इसमें बच्चे की रुचि, क्षमता, गति और अनुभव को महत्व दिया जाता है। कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पे बताए गए हैं। अब बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर खेल के माध्यम से और शिक्षा जो है उनको दी जाती है। बच्चों को भावनाओं जो जरूरत होते हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें 2-3 पॉइंट में अगर समझना चाहते हैं तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जो बाल केंद्रित होते हैं वहाँ पे बच्चों का जो है वो एक केंद्र होता है। वहाँ पे बच्चों की उनकी रुचि के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार जो है खेल खिलाए जाते हैं, शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई लिखाए जाते हैं, ये सब काम जो है वहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट है सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था और फैशन लोकतंत्रीकरण के बारे में आपको बताना है। तो सिलाई मशीन का आविष्कार जो है वो किसने किया था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सिलाई मशीन का आविष्कार जो है एलियास होबे ने किया था। 1846 में जो है एलियास
इलियास होबे ने 1846 में सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। इसके बाद जो है आइजैक सिंगर ने इसमें सुधार किया और मशीन पूरे विश्व में फैल गए। तो ये नाम तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एक नंबर में पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। और फैशन के लोकतंत्रीकरण क्या है? फैशन के लोकतंत्रीकरण का मतलब ये है सिलाई मशीन के आने से फैशन सभी लोगों तक पहुंचा है। पहले कपड़े केवल अमीर लोग पहन सकते थे और अब घर घर सिलाई मशीन होने लगी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पहले अमीर जो व्यक्ति थे वही बनवा सकते थे, गरीब व्यक्ति तो बना ही नहीं सकता था। लेकिन अब घर घर में सिलाई मशीन हो चुकी है, तो ये सिलाई मशीन आने से फैशन लोगों तक पहुँच पाया है। इसके फ़ायदे क्या हैं? तो फ़ायदे देखिए, सस्ते और अच्छे कपड़े उपलब्ध हो पाए हैं और फैशन आम लोगों तक पहुँच पाया है। बड़े पैमाने पर कपड़ा जो है उत्पादन संभव हो पाया है। ठीक है, आगे यहाँ पे उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं कि पहले हाथ से सिलाई में समय लगता था, अब मशीन से जल्दी और सुंदर कपड़े बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे है सामान खरीदते समय उपभोक्ता की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं होती हैं। जब कभी भी आप सामान खरीदते हो, मान लीजिए कोई लहंगा खरीदते हो शादी में जाने के लिए, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या बातें जो है वो ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। उपभोक्ता का मतलब ये होता है जो किसी वस्तु का उपयोग करता है। जैसे आप जाओगे मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए, तो सामान जो खरीदोगे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। लहंगा खरीदने जाओगे तो लहंगा बहुत महंगा मिलता है। अब वहाँ पे आप सस्ता कराओगे, कम कराओगे, तो उसमें कभी मान लीजिए कोई नकली दे दिया, कोई डुप्लीकेट दे दिया, कोई कुछ दे दिया, कोई फटा पुराना दे दिया, मतलब कुछ इस प्रकार से मिल जाते हैं, है ना। तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, आइए जानते हैं। तो पहली समस्या ये है कि यहाँ पे अगर कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो गलत वजन और माप ये जो है दुकानदार के द्वारा हो जाता है और वहाँ पे शोषण हो जाता है उनका। तो गलत माप वजन के द्वारा जो है दुकानदार कम वजन देकर ज़्यादा पैसा ले लेता है। उचित मूल्य जैसे होता है ना एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी जो उसमें दाम लिखा गया है उस वस्तु पे। मान लीजिए किसी का कीमत 10 रुपये है, कोई वस्तु उसकी कीमत 10 रुपये है और 10 रुपये के बजाय वो 12 रुपये ले रहा है, तो ये वास्तविक मूल्य से अधिक कीमत अगर वसूल कर रहा है तो ये गलत है, यानी आपका शोषण हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नकली एक खराब उत्पाद, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, बाजार में नकली कपड़े, दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं, तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। गुणवत्ता की कमी का मतलब ये है कि उसमें हॉलमार्क एगमार्क नहीं लगे रहते हैं, और जैसे लोग सोना लेने जाते हैं तो उसमें जो है कभी कभी नकली मिल जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो इस प्रकार से गुणवत्ता की कमी देखने को मिलती है। आगे यहाँ पे गारंटी और वारंटी नहीं मिलती है। ठीक है, दुकानदार गलत जानकारी देकर गारंटी से बेचते हैं कि भैया गारंटी है, और फिर जब ले लेते हैं सामान तो कहीं गारंटी नहीं बल्कि वारंटी है। तो गारंटी का मतलब ये होता कि भैया सामान बदल के देना, और वारंटी का मतलब ये होता सामान बना के देना। जैसे सामान बिगड़ गया है, आपने सिलाई मशीन खरीदा और मशीन बिगड़ गया, तो आपने कहा कि भैया जो है कि आपने कहा था गारंटी है, बिगड़ेगा नहीं, और ये बिगड़ गया है, तो क्या करेंगे, सिलाई मशीन दो नया नहीं देंगे, वो क्या करेंगे, उसको बना के दे देंगे। तो बनाने का मतलब क्या हो जाए, वारंटी है, वारंटी में बनाया जाता है, गारंटी में नया मिलता है। ठीक है, ये है इसका अंतर। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है उदाहरण में ले सकते हैं कि दूध में पानी मिलाकर बेचना, ये भी एक तरह से शोषण होता है। खराब मोबाइल देकर बाद में बदलने से जो है मना कर देते हैं। कुछ लोग खराब मोबाइल बेच देते हैं और फिर जिनको बदलने जाओ तो कहते हैं नहीं, वापस नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर लिखेंगे तो 6 नंबर आपको मिलेगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, व्यवसायिक जीवन मूल्यों में नैतिकता की भूमिका को संक्षेप में समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपके क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा करके क्वेश्चन नीचे आपको दिया रहेगा, इसको भी आप ले सकते हैं कि उद्यमिता से आप क्या समझती हैं, इसके लक्षण को लिखिए। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि पोषण की दृष्टि से आहार के प्रकार लिखिए, अथवा अगर नहीं आता है ये वाला तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, भारत में पोषण संबंधी क्या क्या समस्याएं हैं ये भी आप लिख सकते हो। और नेक्स्ट इस प्रकार से रहेगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप अथवा करके ये भी आप लिख सकते हो कि शिशु देखभाल केंद्र की उपयोगिता को समझाइए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट करके जरूर बार बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगली वीडियो आपको किस विषय पे चाहिए वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। मुलाकात करते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।